नगरों को सिंधु सभ्यता के नगरों को एक प्लानिंग के तहत कैसे बसाया गया था। अगर हम सिंधु सभ्यता की बात करें तो पहले आपके दिमाग में तो ये आ जाएगा कि आखिर ये सिंधु सभ्यता है कहाँ और किस क्षेत्र में ये सभ्यता डेवलप हुई। तो पहले ये जानना आपने जरूरी है कि भारत के किस क्षेत्र में इस सभ्यता का विकास हुआ। तो अगर हम भारत का एक मैप बनाएं, एक स्ट्रक्चर का खींचे, कुछ इस तरह से भारत का मैप बनता है। कुछ इस तरह से, और यहीं से एक लाइन आपकी जाएगी ऐसे, जो कि आपका पाकिस्तान है। तो पहले पाकिस्तान भी हमारे भारत का ही हिस्सा था, जो आज पार्टीशन से हमारा पाकिस्तान बन गया। तो हम उस समय के इतिहास को पढ़ रहे हैं जब ये पूरा भारत एक और सिंधु सभ्यता डेवलप हुई। तो यहाँ से पाकिस्तान में एक स्थान है, यहाँ सुतकांगेडोर, और यहाँ जम्मू में एक स्थान है मांडा, यहाँ महाराष्ट्र में एक स्थान है दायमाबाद, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में हिंडन नदी के किनारे एक स्थान है आलमगीरपुर। तो अगर हम इसको इस तरह से कुछ खींच देखें, इस तरह का कुछ त्रिभुजा आकार का जो है सिंधु सभ्यता आपको दिखाई पड़ेगी, जिसका आकार कैसा है, त्रिभुजा का। इसी क्षेत्र में सिंधु सभ्यता का विकास हुआ, जो भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की पहली नगरीय सभ्यता है। नगरीय सभ्यता मतलब शहरी सभ्यता है। और इसी समय, जिस समय इस सभ्यता का विकास हुआ था, इसी के समकालीन विश्व में भी कुछ सभ्यताओं का विकास हुआ था, जिसमें आज का ईरान, इराक है, वहाँ दजला फरात नदी घाटी में मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ था। और उसके जस्ट पहले ही सिंधु सभ्यता में इसका भारत की नगरीय सभ्यता का विकास हो चुका था। अब आपके मन में ये आएगा कि इसका नाम सिंधु सभ्यता ही क्यों पड़ा, कुछ और तो नहीं पड़ा, या इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो हड़प्पा क्यों पड़ा, कुछ और क्यों नहीं कोच की सभ्यता कह दिया गया, क्यों नहीं जालौन की सभ्यता कह दिया गया, या अदरवाइज कोई ना। तो इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ से नदी निकलती है, सिंधु नदी। सिंधु नदी की तमाम सहायक नदियां हैं, जिसमें झेलम है, चिनाब है, ब्यास है, रावी है, इस तरह से सतलज है। इस तरह से 7 नदियों का एक क्षेत्र है, और इसी क्षेत्र को सप्त सिंधु प्रदेश कहते हैं। तो जब पहली बार सिंधु सभ्यता के नगरों की खोज हुई, तो वो इसी नदी के किनारे, जिसमें सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो, ये सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है, और इस समय वर्तमान में पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में है। तो पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर मोहनजोदड़ो स्थित है। इसी तरह से एक स्थल है सिंधु नदी पर ही चनहुदड़ो। रावी नदी पे एक स्थल है हड़प्पा। अब यहीं से देखिए इसका नाम कैसे पड़ा, क्योंकि सिंधु और उसकी सहायक नदियों की घाटी में सबसे अधिक सैन्य स्थल मिले हैं, नगर मिले हैं, इसलिए इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ा। और इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, क्योंकि सबसे पहली बार इसी नगर की खोज हुई, हड़प्पा, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न जरूर कौतूहल करेगा कि आखिर में इन नगरों का विकास कैसे हुआ, किस तरह से नगर डेवलप हुए। क्या एकाएक अकस्मात आ गए नगर, या इनका क्रमिक विकास हुआ, धीरे धीरे विकास हुआ। पहले कुछ और थे, फिर गाँव होते, पहले कस्बा हुए, फिर नगर हुए, कैसे हुआ इनका विकास। तो इस संदर्भ में बहुत सारे
विद्वान अलग अलग मत देते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि मेसोपोटामिया सभ्यता में पनपी सुमेरिय सभ्यता के लोग आए और इस क्षेत्र में बस गए और एक नई सभ्यता को जन्म दे दिया। कुछ विद्वान कहते हैं कि द्रविड़ लोग जो दास और दस्यु कहे जाते हैं, जो भारत के दक्षिण भाग में थे, वो अपना मूल स्थान छोड़ के भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आए और यहाँ अनुकूल परिस्थिति पाकर यहाँ बस गए, एक नई सभ्यता को जन्म दिया। कुछ और लोग हैं, कुछ विद्वान वो कहते हैं कि आर्य लोग आए बाहर से और यहीं पे अस्थायी रूप से बस गए और एक नई सभ्यता को जन्म दिया, जिसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। लेकिन ये सारे मत आज हम शोध में अध्ययन और शोध के आधार पर इन सारे मतों को हम लोग नकार दिए और ये तर्क के द्वारा सिद्ध कर दिए हैं कि ये लोग जो है सिंधु सभ्यता के नगरों के विकास में इनका योगदान नहीं है। जब इनका योगदान नहीं है तो है किसका? जब हम शोध करते हैं और गहनता से अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो विकास हुआ है वो क्रमिक विकास हुआ है। क्रमिक विकास, सिंधु नगरों का विकास जो है वो क्रमिक हुआ है। अब आप कहोगे क्रमिक क्या है? क्रमिक का मतलब धीरे धीरे, जैसे नवपाषाण काल का नाम आपने सुना होगा। नवपाषाण काल का जो मानव वो पहली बार कृषि कार्य करना सीखा, यानी खेती करना सीखा। कृषि यहाँ आ गई, कृषि आ गई, कृषि के साथ तकनीकी आ गई, तकनीकी के साथ आपका जो है अधिशेष उत्पादन हो गया। अधिशेष उत्पादन अब देखो कैसे। पहले नवपाषाण काल के पहले का मानव, मध्य पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल का जो मानव है वो क्या था? उसका जीवन अस्थायी नहीं, वो एक जगह नहीं रहता था, घूमता फिरता रहता। पूरा पाषाण काल का मानव तो जंगल में रहता था, निर्वस्त्र रहता था, कच्चे मांस खाता था, उनका कोई अपना घर नहीं था। जैसे आज जंगली जानवर रहते हैं उसी तरह से मानव रहता था, जिसे आदि मानव कहते हैं। मध्य पाषाण काल में उनमें थोड़ा सा डेवलपमेंट आया और वो पशुपालन जान गए, पशुओं के महत्व और उनके उपयोग से वो परिचित हो गए। तो उन्होंने पशुओं को पालना शुरू किया, पशुपालक हो गए। लेकिन फिर भी उनका जीवन अस्थायी तो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पशुपालन किए थे तो पशुओं के लिए चारा पानी की आवश्यकता होती थी, तो जहाँ चारा पानी मिलता था वहाँ जाके बस जाते थे। थोड़े दिन बाद चारा खत्म हो जाता था, फिर वो अपना डेरा उठाते थे, कहीं ऐसे जगह जाते थे जहाँ पे उनको चारा मिल जाए। तो जीवन अस्थायी नहीं था। नवपाषाण काल में आके जब वो कृषि कार्य से परिचित हुए, कृषि के महत्ता को उन्होंने जाना, तब उनके जीवन में क्या आया? अस्थायित्व आया और वो एक जगह बस गए। जब एक जगह रहने लगे तो क्या हुआ? छोटी छोटी बस्तियों का विकास हुआ। छोटी छोटी बस्तियां यानी गांव बस गए। ऐसे छोटे छोटे गांव बसने लगे जहां पर खेती होने लगी। तकनीक से परिचित हो गए। तकनीकी से परिचित होने के कारण ये हल बनाना, चाक बनाना व अन्य हथकरघा या अन्य शिल्प से भी परिचित हुए। जब हल आ गया, अभी तक खेती कैसे करते थे? किसी कुदाल या फावड़े या किसी का उपयोग करके बुन के या लकड़ी से बुन के खेती होती, तो इतना ज़्यादा खोद पाते थे तो उत्पादन कम होगा। जब हल आ गया, हल से खेती होने लगी तो उत्पादन क्या हुआ? बढ़ गया। उसे क्या कहा गया? अधिशेष उत्पादन। अधिशेष उत्पादन का मतलब ये है कि हमारे उपयोग के बाद भी अनाज हमारे यहाँ बच जाता है, इसे कहते हैं अधिशेष उत्पादन। चाक आ गई। अब चाक आने से क्या हुआ? कभी कुम्हार क्या गए
जो गोला सा होता है उसे चाक कहते हैं। मिट्टी के बर्तन जिसे मृद भांड कहते हैं। मृद भांड, मिट्टी के बर्तनों का निर्माण शुरू हुआ और छोटे से लेकर बड़े बर्तन बनाने लगे। तो जब बड़े बर्तन बनने लगे तो जो अधिशेष उत्पादन हमारा होता था उन बड़े बर्तनों में उस अधिशेष उत्पादन को इकट्ठा किया जाए, रखा जाने लगा। इसलिए जैसे इस साल हमारे पास 5 कुंटल गेहूं हो गया, हम पूरा घर मिलकर 3 कुंटल खा गए, 2 कुंटल बच गया। उसको हम बड़े बड़े मिट्टी के बर्तनों में इकट्ठा कर लिए, रख लिए। अगली साल हमने खेती किया, लेकिन खेती पे क्या हो गई, प्राकृतिक कोई आपदा आ गया, ओले पड़ गए, तूफान आ गया, बारिश आ गई, बाढ़ आ गया, हमारी फसल में नुकसान हो गया। फसल तो 5 कुंटल होनी थी तो 3 कुंटल हुआ, तो 3 कुंटल हो प्लस अधिशेष 2 कुंटल, फिर हमारे पास 5 कुंटल। तो अधिशेष उत्पादन इस तरह होता रहा और तकनीक के कारण ये अधिशेष उत्पादन इतना हो गया कि हम जो है इसके लिए विनिमय के विषय में सोचते थे। विनिमय जो इकोनॉमिक्स वाले होंगे जानते होंगे विनिमय क्या है। विनिमय मतलब बेचना शुरू कर, विनिमय मतलब अदला बदली शुरू कर दी। उस समय कोई रुपया पैसा नहीं था, वस्तु विनिमय था। क्या था? वस्तु विनिमय, मतलब एक वस्तु देके दूसरी वस्तु ले लेना। हमारे गांव में मान लो हमारे गांव का नाम मान लो बदारी है, हमारे यहाँ चना हो रहा, बहुत हो रहा, और बगल में एक गांव है चमरसेना, वहाँ चना नहीं गेहूं हो रहा। तो हमने चमरसेना से कांटेक्ट किया, उनको चना दिया और उनसे गेहूं ले लिया। ये है वस्तु विनिमय प्रणाली। तो जो वस्तु विनिमय प्रणाली हुआ, एक गांव से दूसरे गांव में क्या हुआ, जुड़ाव, एक गांव दूसरे गांव से जुड़ने लगे। इस तरह से एक गांव दूसरे गांव से जुड़ना शुरू हो गया, एक दूसरे से जुड़ गए। अपने अपने उत्पादन को एक गांव से दूसरे गांव ले जाते थे, वहां से ले आते थे। इसमें क्या होता था, बहुत समय लगता था। क्या होता था, समय बहुत लगता था। इन गांव के लोगों ने कहा कि भाई इसमें समय बहुत लग रहा है, एक काम किया जाए, क्यों ना हम लोग अपने उत्पादन को लेकर कहीं एक जगह इकट्ठा हुआ था और वहीं पे जो जिसको आवश्यकता हो उससे अपना अदला बदली कर ले। तो इससे क्या होगा, बड़े बड़े बाजार विकसित हुए, बड़े बड़े बाजार डेवलप हुए। अब क्या हुआ कि इन्हीं स्थानों पे गांव वाले अपने अपने उत्पादन को लेकर आने लगे और यहीं पे जिसको जो जरूरत पड़ती थी वहां से ले ली। ये हो गए बाजार। अब जब बाजार आ गया तो यहीं से डेवलप हुआ नगर, ये बन गए नगर। अब नगर की परिभाषा क्या है, अगर आज की दृष्टि से देखा जाए तो नगर की परिभाषा है ऐसा क्षेत्र जहां कि 70% आबादी मतलब जनसंख्या गैर कृषि कार्य में लगी हो। गैर कृषि कार्य में लगी हो, यानी खेती बाड़ी ना करता, तो करता क्या हो, व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य। और क्या हो, प्रति वर्ग किलोमीटर डेंसिटी, जन घनत्व कितना हो, 400, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में 400 लोग रहते हो। ऐसे क्षेत्र को आज की दृष्टि में नगर कहते हैं, आज वर्तमान की। उस समय इतनी जनसंख्या तो नहीं थी, लेकिन ये ऊपर की चीजें थी।
संख्या उसमें नहीं थी, आज बहुत संख्या हो गई, तो इसे नगर कहते हैं। अब आइए नगर सिंधु सभ्यता के नगर के बारे में बताते हैं, नियोजन कैसे हुआ। ये तो हमने बताया नगर का विकास किस तरह से नगर बने, तो ये क्रमिक विकास था, धीरे धीरे नवपाषाण काल से शुरू हुआ। खेती करना जब शुरू हुआ, तकनीकी आई, हल आ गया, अधिशेष उत्पादन हुआ, उस उत्पादन को जो बेचना शुरू किए, विनिमय का माध्यम बनाए, तो गांव आपस में जुड़ने लगे, और ये गांव जब बाजार में डेवलप हुए तो नगर का विकास हुआ। सिंधु सभ्यता में ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे नगर हैं, तो बहुत नगरों को नहीं, लेकिन उसमें 7 नगर ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, और जो इम्पोर्टेंट है उसमें 7 में है पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा चनहूदड़ो, चौथा लोथल, 5वां कालीबंगा, 6ठा धौलावीरा, और 7वां है बनावली। बनावली ये 7 नगर महत्वपूर्ण है। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया। चनहूदड़ो की खोज 1931 में एनजी मजूमदार ने किया, और लोथल की खोज 1954 में एस आर राव ने किया। कालीबंगा की खोज 1957 में अमलानंद घोष ने किया। अमलानंद घोष। धौलावीरा की खोज 1967-68 में जगपति जोशी ने किया, और 1990 में इन्होंने ही इसका उत्खनन करवाया। बनावली 1971 में बनावली की खोज आर.एस. बिष्ट ने किया। आर.एस. बिष्ट। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया। चनहूदड़ो की खोज एनजी मजूमदार ने 1931 में किया। लोथल की खोज 1954 में एस आर राव ने किया। कालीबंगा की खोज 1957 में अमलानंद घोष ने किया, और धौलावीरा की खोज 1967-68 में जगपति जोशी ने किया, और इन्होंने ही 1990 में इसका उत्खनन कार्य भी करवाया। और बनावली की खोज 1971 में आर.एस. बिष्ट ने किया। अब इनके नगरों की बसावट देखो। हड़प्पा को देखो कैसे बसा था। हड़प्पा हड़प्पा जो है ये 2 भागों में बटा हुआ था। ये 2 भागों में बटा हुआ था। इसे कहते हैं पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीला या दुर्ग क्षेत्र इसे कहते हैं, या ऊपरी नगर भी कहते हैं। ऊपरी नगर इसे कहते हैं निचला नगर, या सामान्य आवासीय नगर। आवासीय नगर यानी ये दुर्ग क्षेत्र है, ये निचला नगर सामान्य आवासीय
क्षेत्र है वो जो है रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ। कैसे घिरा हुआ है? रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। रक्षा प्राचीर का मतलब चार दीवारी से घिरा हुआ है। और यहाँ पर रहने वाले लोग कौन हैं? विशिष्ट लोग हैं। कौन है? विशिष्ट लोग। वो विशिष्ट में कौन आएंगे? पुरोहित, पुरोहित वर्ग और शासक वर्ग, ये लोग यहाँ रहते हैं। और यहाँ पे जो रहते हैं वो सामान्य लोग हैं, जैसे कृषक, श्रमिक और व्यापारी इत्यादि सब इसी में आएंगे। इसमें जो बसावट था नगर का वो कैसा था? जाल, ग्रीड प्रणाली से कहते हैं। ग्रीड प्रणाली पर बस विकसित था, जिसे जाल नुमा कहा जाता है। जाल नुमा, जैसे कैसे? ऐसे कुछ इस तरह से नगर बसे हुए थे। इस तरह से नगर बसे हुए, जालनुमा, ग्रीक प्रणाली। और जो यहाँ की सड़कें थी वो ये सड़कें हैं, इस तरह से सड़कें थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई सड़कें, समकोण पर काटती हुई सड़कें थी। इसी तरह का मोहनजोदड़ो से भी मिला। मोहनजोदड़ो की भी दो टीले मिले हैं, ऊपरी टीला जिसे दुर्ग क्षेत्र कहते हैं, निचला टीला जिसे सामान्य आवासीय नगर कहते हैं। इसी तरह का मोहनजोदड़ो से मिला है। चंद्रमुद्रो से थोड़ा अलग मिला है, अपवाद है। चंद्रमुद्रो से भी दो क्षेत्र मिले हैं, पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र, इसे पूर्वी क्षेत्र भी कहते हैं। लेकिन जो चंद्रमुद्रो का नगर है, यहाँ रक्षा प्राचीर नहीं मिला। क्या नहीं मिला है? रक्षा प्राचीर नहीं मिला। इसी तरह से लोथल से भी दो नगर मिले हैं। यहाँ अंतर क्या है? दोनों नगर अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। पश्चिमी नगर और पूर्वी नगर दोनों में अलग अलग चार दीवारी है। ठीक है। इसी तरह से धौलावीरा, कालीबंगा, कालीबंगा में क्या है कि दोनों नगर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए। समझ आ रही बात? अब आइए धौलावीरा। धौलावीरा की कहानी ये है कि सारे नगर दो खंडों में, लेकिन धौलावीरा तीन खंडों में। कैसे? ऊपरी क्षेत्र जिसमें विशिष्ट लोग रहते थे, उसके बाद मध्य क्षेत्र जिसमें मध्यम वर्ग के लोग रहते थे, और निचला क्षेत्र सबसे पूर्वी क्षेत्र जिसमें निम्न वर्ग के लोग श्रमिक मजदूर रहते थे। और एक चीज जानो, ऊपरी विशिष्ट वर्ग के नगर और मध्यम वर्ग के नगर के बीच में एक स्टेडियम मिला है, खेल का मैदान मिला हुआ है। और यहाँ से क्या मिला है? बनवारी भी दो क्षेत्रों में बटा हुआ है, रक्षा प्राचीर से नहीं घिरा हुआ है। ये इनके नगर है। अब देखो, जो विशिष्ट वर्ग है ये पश्चिमी, यहाँ से कुछ सार्वजनिक भवन मिले, जैसे अन्नागार, स्नानागार, श्रमिक आवास, प्रशासनिक भवन इत्यादि। इतना ही जानो, अन्नागार,
स्नानागार, श्रमिक आवास और प्रशासनिक भवन इत्यादि यहाँ से मिले हुए कहा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से। इसमें अन्नागार हमने आपको बताया था जो अधिशेष उत्पादन होता था। मोहनजोदड़ो से दो पंक्तियों में 12 कक्ष मिले। कितने? 12, 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 और 6 कमरों का दो पंक्ति में 12 कमरे मिले हैं जो अन्न रखने के लिए प्रयोग किए जाते थे। अन्न भंडार जिसे आज कोल्ड स्टोर कहते हो, उस समय इन्हें अन्न भंडार कहा जाता था, अन्नागार कहा जाता था। इसी तरह से श्रमिक आवास भी मोहनजोदड़ो से दो पंक्ति में मिला है। एक पंक्ति में 8 कमरे और एक पंक्ति में 7 कमरे, टोटल 15 कमरे मिले हैं श्रमिक आवास। अब जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है स्नानागार। सही से समझना, स्नानागार जो प्राचीन इतिहास के बच्चे हैं वो थोड़ा सा सही समझिए और इतिहास वाले दोनों में आता है। एक जो नंबर 7 नंबर का आएगा स्नानागार। स्नानागार कैसे था? सार्वजनिक स्नानागार, इसकी जो लंबाई थी वो 11.87 मीटर, चौड़ाई जो थी वो थी 7.01 मीटर और जो गहराई थी वो 2.47 मीटर, यानी हम लोगों से ज्यादा गहरा था, वो डूब सकते। ये स्नानागार था। इसमें उत्तर और दक्षिण की तरफ से इसके अंदर उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई, उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ सीढ़ियां बनी हुई थी इसके नीचे जाने के लिए। दक्षिण पश्चिम में पानी निकलने का जो है निकास बना हुआ है और इसके उत्तर पश्चिम में इधर और उत्तर पूर्व में इधर दोनों तरफ कुएं बने हुए थे और इन कुओं से इसमें पानी हमेशा बदला जाता, ताजा पानी होता था। और इसके ऊपर यहाँ पर छोटे छोटे कमरे बने हुए थे। छोटे छोटे कमरे बने हुए थे किस लिए? वस्त्र बदलने के लिए। स्नान करने के बाद यहाँ पर जाकर वस्त्र बदलते थे। एक इतिहासकार है सर जॉन मार्शल। उन्होंने इसके बारे में कहा कि ये विश्व का आश्चर्य है, विश्व की अद्भुत देन है। मतलब ऐसा उन्होंने कहीं देखा नहीं इस तरह का सार्वजनिक आवास। ये हो गया आवास। आवास में यहाँ के भवनों से क्या मिले हैं? 2 से 3 मंजिले भवन मिले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ खुदाई में सीढ़ी मिली है। सीढ़ी से यह ज्ञात होता है कि 2 या 3 मंजिले भवन भी बनते रहे होंगे। स्वच्छता पे विशेष ध्यान दिया जाता था। जो सड़कें हैं, मेन सड़कों पर जो है, मेन सड़क की ओर न तो खिड़की होती थी न दरवाजा। कहाँ होती थी? गलियों की ओर खिड़की और दरवाजे खोले जाते थे। पीछे की गली में सड़क की ओर नहीं, क्योंकि धूल धक्का घर में आती थी। उससे बचने के लिए ये अपने घर के दरवाजे और खिड़की पीछे की गली में खोलते थे। नालियों का प्रयोग, यानी नगर से पानी को निकलने के लिए नालियों का प्रयोग किए गए थे और जो नाली थी वो पक्की ईंटों के बने हुए थे। किस तरह से? इन मेन सड़कों के बगल से नाली ऐसे होती थी। मोहल्ले का पानी नाली, गली की नाली से निकलकर मेन सड़क के किनारे वाली मेन नाली में आके जुड़ता था और यहाँ पर मेन होल बने होते थे। मेन होल जिसे नर मुखे
जब उसमें कचरा फंस जाए उसी ढक्कन को, मेन होल को निकालो और उस कचरे को साफ कर दो, पानी फिर से जो है बाहर निकल जाए नगर के बाहर। और ये जो गली की नालियां थी इसको ईंट और पत्थर की पट्टियों से ढका हुआ, ईंट और पत्थर की पट्टियों से ढक देते थे। ईंटों का जो आकार था, इस समय जो ईंट मिली है उनका आकार 4:2:1, यानी 4 लंबाई 2 मोटाई 1 गहराई। ये ईंटों का आकार 4:2:1। इसके अलावा और सार्वजनिक आवास हो गए। तो इस तरह से नगर का जो है डेवलप हुआ था। सिंधु सभ्यता में नगर बसे थे, नगर बहुत हैं, लेकिन इन 7 नगर महत्वपूर्ण हैं जिनकी खोज इन विद्वानों ने किया और इन्होंने ही इसकी खुदाई करवाई और वहां से ये सब चीजें मिली हैं। जैसे बनावली से आपका हल मिला हुआ है, हल जो हमने यहाँ बताया था कि खेती के लिए कितना उपयोगी है। लोथल से एक गोदीवाड़ा मिला है जिसे बंदरगाह कहते हैं। और बंदरगाह कैसे बनता है? देखो, ये मान लो समुद्र है, ये समुद्र है, यहाँ पर लोथल है, यहाँ से यहाँ तक एक रास्ता बनाया जाता था पानी लाने के लिए, और यहाँ पे डॉक यार्ड बनाया जाता था जो कि लैंड यानी भूमि से थोड़ा नीचे होता था, और यहाँ पे आके समुद्र का पानी भर जाता था और यहीं पे नौकाएं खड़ी होती थी और यहाँ से जो है जहाज नौकाओं में सामान लाते थे और समुद्र के अंदर जाते थे और समुद्र से ये अन्यत्र अपना सामान बेचने चले जाते थे, जैसे मेसोपोटामिया। इनका व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया यानी सुमेरियन की सभ्यता के साथ था। इसीलिए सुमेरियन सभ्यता की बहुत सारी वस्तुएं खुदाई में लोथल से, सुरकोटदा से, कालीबंगा से या जो है महमदगढ़ से, अनंत बनावाली से, कई स्थलों से जो है वहाँ की वस्तुएं या मोहरें प्राप्त होती हैं और यहाँ की बहुत सारी वस्तुएं मोहरें मेसोपोटामिया से प्राप्त होती हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि दोनों ही सभ्यताओं के बीच में आपसी लेन देन था, यानी आपसी व्यापार था। और व्यापार कैसा था? वस्तु विनिमय प्रणाली पर। कैसा? वस्तु विनिमय प्रणाली पर इनका व्यापार होता था। इस तरह से सिंधु सभ्यता के नगरों का विकास हुआ और इसी तरह से लोग रहते थे। अन्नागार, स्नानागार, प्रशासनिक भवन जो कि सामान्य क्षेत्र में रहते थे, यानी पश्चिमी किले में जिसे दुर्ग क्षेत्र कहते थे, और ये हमेशा जो है इस वाले क्षेत्र से थोड़ा ऊंचाई में रहते थे। एक उदाहरण अगर हम आपको बताएं, कभी आप किसी दुर्ग में घूमने जाओ, किले में, ज़्यादा दूर नहीं, झांसी किला देखो, वो सामान्य नगर से ऊंचा है। आगरा के किले में चले जाओ, आगरा में तो किला देखो तो सामान्य आवास से ऊपर है, बस वैसे ही दुर्ग क्षेत्र है। और किले में कौन रहता था? शासक और उसके प्रशासनिक अधिकारी और उसके जो है पुरोहित। वैसे यहाँ नहीं था। ये जो दुर्ग क्षेत्र था वो इससे हमेशा थोड़ा सा ऊंचाई पे। ठीक है, ये आपका कंप्लीट क्या कहते हैं सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन, जो एक प्लानिंग के तहत, जिसे ग्रीक प्रणाली कहते हैं, जाल नुमा से बसा हुआ था। यहाँ की सड़कें सीधी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और इस तरह से ये सड़कें पूरे नगर को कई आयताकार खंडों में विभाजित करती थी। नालियां बनी हुई थी कच्ची और पक्की ईंटों की, जो नगर के पानी को मेन नाली में लाकर नगर के बाहर कर देती थी। कूड़ेदान बने हुए थे जगह जगह, जहाँ कचरा इकट्ठा होता था और जब कूड़ेदान भर जाता था उनसे निकाल कर जो है नगर के
बाहर कर दिया जाता था। यानी आज का जो अति आधुनिक समय के जो नगर हैं उससे कहीं ज़्यादा विकसित नगर हम सिंधु सभ्यता के नगरों को देखते हैं। आज आपके साथ पास हर तरह की भौतिक सुख सुविधाएं हैं। आज आप हेलीकॉप्टर में घूम रहे हो, कहीं भी जाना हो सड़क पे पहुंच जा रहे हो। उस समय ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी, फिर भी जो है ये सब चीजें थी। और जो भवन बनता था 1 मंजिला या 2 मंजिला, भवनों में क्या क्या होता था ये देख लीजिए। आज से 5000 साल पहले की बात देखो। भवन में क्या, भवन में 2 से 3 कमरे होते थे, एक आंगन होता था, रसोई घर होता था, शौचालय होता था और कुआं होता था। कुआं होता था, यानी रसोई घर, शौचालय, कुआं, ये सब जो है एक मकान में मिलता था। स्नानागार, यानी स्नानागार, ये सब जो है भवन में रहते थे। तो आज के नगर या आज के भवन, आपके भवन में क्या इससे ज्यादा कुछ है? आज भी यही। तो आज से 5000 साल पहले की बात है। सिंधु सभ्यता का समय कब है? लगभग अगर सबको देखा जाए तो 3500 से 1500 ईसा पूर्व की बात है। और अगर कार्बन डेटिंग की बात करें तो कार्बन डेटिंग के अनुसार भी 2350 से 1750 ईसा पूर्व इस सभ्यता के विकसित होने का समय बताया। ठीक है, ये है पूरा आपका नगर नियोजन हड़प्पा सभ्यता का। अब कल हम आप लोगों को नगर